हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर आइसोटॉप्स अलोंग विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। मतलब ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो इक्वल हो बट उनके मास नंबर्स अलग अलग होते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? आइसोटॉप्स। और अगर लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो आइसोटॉप्स आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के अलग अलग वर्जन्स होते हैं जिनको आइसोटॉप्स कहते हैं। जिस तरह से आईफोन 11 एंड आईफोन 12 आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ आईफोन्स, उसी तरह से एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर में अलग अलग वर्जन्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और उन वर्जन्स को ही आइसोटॉप्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन एलिमेंट नेचर में 2 डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। एक तो होता है क्लोरीन 35 एंड अनदर इज क्लोरीन 37। तो ये जो क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 है, ये दोनों ही क्या है? क्लोरीन के ही एटम्स हैं, बट इनके मास नंबर्स डिफरेंट हैं। ये जो नंबर इनके साथ रिप्रेजेंट किया गया है 35 एंड 37, ये इनके मास नंबर्स हैं। तो क्योंकि ये सेम ही एलिमेंट के एटम हैं, तो इनके एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सेम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे। तो ये क्या होगा? ये दोनों ही क्लोरीन के आइसोटॉप होंगे। These two are isotopes of chlorine element। तो इनमें इनके एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनके प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। मतलब क्लोरीन एलिमेंट के सभी एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे, जो कि होते हैं 17। तो इन दोनों ही एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर बात की जाए तो कितने प्रोटॉन्स होंगे? 17 एंड 17। इन दोनों में ही 17 प्रोटॉन होंगे। नाउ व्हाट अबाउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? इनमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो यहां पर आप देखिए कि इनके मास नंबर्स अलग अलग हैं और हम ये जानते हैं कि मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कलेक्टिवली जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वही नंबर क्या होता है? उसका मास नंबर। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहां से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका मास नंबर पता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इस वाले एटम के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? n इज इक्वल टू मास नंबर है इसका 35 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 17, तो कितना होगा? 18 आ जाएगा। और ऐसे ही इस वाले एटम की बात करें जिसका मास नंबर 37 है, तो इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 37 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि कितने हैं? 17। तो इसको सोल्व करने पर आएगा 20। तो अब यहां देखिए, आप इन दोनों ही एटम्स में प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं? अलग अलग हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आइसोटॉप्स जो होते हैं वो ऐसे एटम्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इक्वल हो बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। और इसी वजह से कि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, इनके मास नंबर्स भी अलग अलग होते हैं। तो आइसोटॉप्स क्या हो गए? उसको हम डिफाइन करेंगे। Now, isotopes are इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? The atoms of same element having same atomic number
number but different mass numbers. Mass numbers are called isotopes. ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनके मास नंबर अलग अलग होते हैं उनको आइसोटॉप्स कहते हैं। एंड इन नेचर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटम्स आइसोटॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। मतलब ज्यादातर सभी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है उसके भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? For example, hydrogen has 3 isotopes. और आइसोटॉप्स को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? जिस तरह से हमने एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखा था, एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? उनका सिंबल के साथ जो लोअर लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें उसका एटॉमिक नंबर लिख देते हैं और अपर लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उस पर क्या लिखते हैं? इनका मास नंबर। तो इसके जो 3 आइसोटॉप्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 1H1, एक होता है 1H2 एंड थर्ड वन इज 1H3। ये तीनों इसके आइसोटॉप्स हैं और ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर जो लोअर लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर होता है। ये तीनों के सेम है और इनके मास नंबर जो अपर लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो मास नंबर को डिनोट करता है और ये इन तीनों के अलग अलग हैं। तो ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स अलग अलग मास नंबर्स वाले। अब इन तीनों आइसोटॉप्स में जो कंपोजिशन है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का वो कैसा होता है? लेट अस सी। (1H1) अच्छा, एक और बात है कि ये जो तीनों आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, दे हैव बीन गिवन डिफरेंट नेम्स। इन तीनों को ही अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो 1 मास नंबर वाला हाइड्रोजन है उसको कहा जाता है प्रोटियम एंड जो 2 मास नंबर वाला हाइड्रोजन है उसको कहा जाता है ड्यूटेरियम एंड 3 मास नंबर वाले हाइड्रोजन को नाम दिया गया है ट्राइटियम। तो ये तीनों क्या है? अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। तो यहां पर हम इनके नेम्स लिख लेते हैं। प्रोटियम जो कि है फर्स्ट वाला हाइड्रोजन 1H1, देन सेकेंड वन इज ड्यूटेरियम। 2 मास नंबर वाला हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम कहा जाता है एंड थर्ड वन इज ट्राइटियम जिसका मास नंबर 3 है। तो अब हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमें कहां से पता चल जाएंगे? इनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं वहां से। तो इन तीनों के ही एटॉमिक नंबर्स क्या है? सेम है, इसलिए इन तीनों में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे? 1 1 1 रेस्पेक्टिवली। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात की जाएगी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता करेंगे? हम इसके मास नंबर से, और मास नंबर में से जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इनके मास नंबर क्या है? फर्स्ट वाले का मास नंबर है 1 और उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1। तो 1 - 1 क्या होगा? 0। मतलब जो प्रोटियम है या 1H1 हाइड्रोजन है उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? 0। अब ड्यूटेरियम का मास नंबर है 2 और उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1। तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। मतलब इस वाले हाइड्रोजन में 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है एंड देन ट्राइटियम में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 3 - 1 क्योंकि इसका मास नंबर है 3 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1। तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो किसके ही इक्वल होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, क्योंकि ये सभी न्यूट्रल हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ गए? 1 1 1 रेस्पेक्टिवली। और ये जो प्रोटियम है 1H1 या 1 मास वाला हाइड्रोजन है, ये तो क्या होता है? नॉर्मल हाइड्रोजन। एंड जो 1H2 है जिसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, इसको हेवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है।
एंड ट्राइटियम इज कॉल्ड वेरी हैवी हाइड्रोजन, क्योंकि इनमें प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, ये हैवी हो जाते हैं। तो ये तो थे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। इसी तरह से कार्बन एलिमेंट जो होता है वो भी 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर में। तो उसके आइसोटॉप्स कौन कौन से होंगे? सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा, कार्बन हैज 3 isotopes which are C12, C13 and C14, और इनको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है 6C12, 6C13 and 6C14। इनके एटॉमिक नंबर तो क्या है, लोअर लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो, और जो अपर लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके मास नंबर। तो इन तीनों के मास नंबर्स अलग अलग हैं, ये इसलिए क्या है, ये कार्बन के आइसोटॉप्स। अब इनका जो कंपोजिशन है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का, ये आपको खुद सोल्व करना है। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपको क्या पता करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन तीनों आइसोटॉप्स में। You have to do it yourself and इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके, तो ये तो हो गए एग्जांपल्स ऑफ आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स of isotopes। तो आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम ही एलिमेंट के एटम होते हैं, इसलिए इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। और जब एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सेम होती हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज किससे डिसाइड होती हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें किससे पता चलता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलेंगे। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। और हमने ये डिस्कस किया था कि जिन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही होते हैं। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए आइसोटॉप्स के? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो आइसोटॉप्स हैं दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज इन आइसोटॉप्स की अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि इनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, इस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? दे हैव डिफरेंट physical properties। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हाइड्रोजन के हमने आइसोटॉप्स डिस्कस किए थे, तो 1H1 क्या है, इसका वेट, इसका मास क्या होता है, कम होता है इन दोनों के मास से। मतलब ये जो आइसोटॉप्स हैं, इसके ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इनके मास स्लाइटली हेवी होते हैं देन 1H1 से या प्रोटियम से। तो ये इनकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दे हैव डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। एज वी हैव डिस्कस्ड कि इनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, इस वजह से इनका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इस वजह से इनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं।
और इस पर बेस्ड न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इन आइसोटॉप्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं आइसोटॉप्स नॉन रेडियो एक्टिव, और एक होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो जो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, मतलब इनका न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल, दे हैव स्टेबल न्यूक्लियस। जिस तरह से ये जो है कार्बन 12 एंड कार्बन 13, ये दोनों आइसोटॉप्स हैं, ये क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं क्योंकि इनके न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। बट जो C14 है, कार्बन 14 वाला आइसोटॉप, ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव है इसलिए क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वह अनस्टेबल होता है। और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को क्या कहा जाता है, रेडियो आइसोटॉप्स। क्योंकि इनके न्यूक्लियस से रेडिएशंस इमिट होती हैं और ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है कार्बन का। तो अब इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली। अब जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं इनकी बहुत यूजफुल एप्लीकेशंस होती हैं, और जनरल कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी कि जो आइसोटॉप्स होते हैं ये एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी या पावर प्रोड्यूस होती है। वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक यूरेनियम का 235 मास वाला एक आइसोटॉप होता है, वो यूज होता है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। सो आइसोटॉप्स आर यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो यूरेनियम 235 होता है, U-235, इसके न्यूक्लियस पे, क्योंकि इसका न्यूक्लियस बहुत हेवी होगा क्योंकि इसका मास नंबर है 235, तो इसके हेवी न्यूक्लियस पर स्लोली मूविंग न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट किया जाता है। तो उस बॉम्बार्डमेंट से क्या होता है, इसका हेवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल न्यूक्लियस में, और जब ये ब्रेक होता है तो इसमें से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस हीट एनर्जी से जो न्यूक्लियर रिएक्टर में बॉयलर्स होते हैं उनमें वाटर फिल रहता है, तो वो वाटर बॉईल होकर स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, और स्टीम के प्रेशर से वहां पर टरबाइन रन होते हैं, और जब टरबाइन रन होते हैं तो उनसे जनरेटर चलते हैं एंड देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन हो गई। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है इनकी मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में भी रेडियो आइसोटॉप्स यूज होते हैं। जैसे कि किसी पर्सन को डिजीज हो जाती है कैंसर, तो कैंसर डिजीज का भी ट्रीटमेंट कोबाल्ट 60 एक आइसोटॉप होता है कोबाल्ट का, उससे किया जा सकता है। जिस पर्सन को कैंसर है तो उसकी कैंसरस सेल पर जो कोबाल्ट 60 होता है उससे गामा रेडिएशंस निकलते हैं, तो वो उसकी कैंसर सेल पर अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे उसकी कैंसरस सेल बर्न हो जाती है और कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। सो आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और वो कौन सा आइसोटॉप होता है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, कोबाल्ट 60। एंड एक और एप्लीकेशन होती है इनकी मेडिकल फील्ड में ही कि ये एज ए ट्रेसर यूज किए जाते हैं। जब ह्यूमन बॉडी में कहीं ट्यूमर हो जाता है या फिर ब्लड क्लॉट्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उनकी पोजीशन को पता करने के लिए भी आइसोटॉप्स का यूज होता है।
Isotopes are used in medicine as tracer to detect the position of blood clots and tumors in human body. तो ह्यूमन बॉडी में आइसोटोप्स को इंजेक्ट करा दिया जाता है, मतलब जो पेशेंट होता है उसको आइसोटोप इंजेक्ट कर देते हैं या फिर ओरली दे दिया जाता है। तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट होके उस ब्लड क्लॉट की या ट्यूमर की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है, जिससे डॉक्टर्स के लिए ये इजी हो जाता है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो जो ब्लड क्लॉट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए जो आइसोटोप यूज होता है वो होता है सोडियम का 24 मास नंबर वाला आइसोटोप, और जो ट्यूमर्स को डिटेक्ट करता है वो होता है एक आर्सेनिक एलिमेंट होता है, उसका 74 मास नंबर वाला आइसोटोप। ये दोनों ही क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो जब ये ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करा देता है इनको, तो ये रेडिएशंस इमिट करते हैं, और उन रेडिएशंस को एक इंस्ट्रूमेंट होता है गीगर मुलर काउंटर, उससे डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो ये थी इसकी थर्ड एप्लीकेशन। अब इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में भी होती है। जो इंडस्ट्रीज में अंडरग्राउंड पाइपलाइनिंग होती है, उन पाइपलाइनिंग में कहीं लीकेज तो नहीं है, क्योंकि उनमें से क्या होती है, गैस, वाटर या फिर ऑयल सप्लाई की जाती है। तो लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए इसमें इन पाइपलाइंस में, अंडरग्राउंड पाइपलाइन में रेडियो एक्टिव सोल्यूशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सोल्यूशन फिल कर दिया जाता है उसमें ऑयल या वाटर के साथ साथ। तो जहां भी लीकेज होता है तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन इमिट करता है, जिसको जो इंस्ट्रूमेंट हमने अभी डिस्कस किया था गाइगर मुलर, उससे डिटेक्ट करके ये पता लगा लिया जाता है कि लीकेज कहां पर है। तो फोर्थ एप्लीकेशन इनकी क्या हो गई, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू डिटेक्ट लीकेज in underground pipelines of oil, water and gases। अब इसकी एक और एप्लीकेशन होती है कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग क्या होता है, कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से फॉसिल्स की एज पता की जाती है। तो फॉसिल्स या फिर पुराने डेड एनिमल्स की एज कितनी है, मतलब ये कितने पुराने हैं, ये सब पता लगाने के लिए एक कार्बन का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है C14 वाला, ये यूज किया जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है कार्बन डेटिंग। तो आइसोटोप्स की एक और एप्लीकेशन हो गई, आइसोटोप्स आर यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। एंड हमने क्या क्या डिस्कस किया इस वीडियो में। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट उनके मास नंबर अलग अलग होते हैं, और हम कह सकते हैं कि आइसोटोप्स आर द डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम एलिमेंट। और इनके एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं, और इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए गिवन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। उसके बाद हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी, और इनके टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक रेडियो एक्टिव होते हैं, एक नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। और उसके बाद हमने एप्लीकेशंस डिस्कस की। आई होप आपको ये टॉपिक आइसोटोप्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एलिमेंट्री ज्ञान। थैंक यू।